मैं प्रीतम में आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि सीटेट 2022 में एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में सीडीपी हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस होते हैं। ये वीडियो मेरा सीडीपी के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि सीडीपी में 30 नंबर का 30 क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग 2016 का 10 क्वेश्चन करेंगे, बाकी के वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो में 10 क्वेश्चन का 10 नंबर का है। ये रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं तो ये रिपीट होते रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। हम लोग इसको ध्यान से पढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेगा। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने वीडियो डाला है तो उसे एक बार आप देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पेपर 2 कक्षा 6 to 8 का ये सेट सॉल्व करेगा। ये 2016 का सेट है। ठीक है, फरवरी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे। 15 क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो वो आपको मिल जाए। और ये एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट है 2016 का, तो इसे अच्छे से पढ़िएगा। और इसमें आपको रिपीट क्वेश्चंस बहुत होते हैं सीटेट में, तो आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती है। ठीक है, हर एक इंसान के अलग अलग होते हैं, तो विभिन्नताएं तो होगी ही। इनमें से किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसमें शिक्षक को किसके लिए संवेदनशील होना, किनके लिए। ठीक है, तो संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नता। बी क्वेश्चन, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताएं। तो ये तो सारी तरह की विभिन्नताएं होती है। भाषा, जाति, धर्म, लिंग, समुदाय में विविधता पर आधारित होती है। ठीक है, अब ये संज्ञानात्मक क्षमता और सीखने के स्तर पर भी विभिन्नता होती है। हर एक इंसान का सीखने की क्षमता और अनुभव करने की क्षमता एक जैसी नहीं होती। उनका संज्ञानात्मक स्तर भी अलग होता है, उनका सीखने की क्षमता भी अलग होती। तो ये दोनों ऑप्शन ही सही है लग रहा है। ठीक है, इसमें क्या दे रहा है क्वेश्चन का ऑप्शन, नीचे दिए गए कुट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो सही तो दोनों लग रहा है, तो क्या है राइट आंसर आपका 1 2 दोनों हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ए बी, तो इसका सेकेंड ऑप्शन में है 1 और 2। ठीक है, तो इसका आंसर ये हुआ। ठीक है, कागज केवल कागज पेंसिल जांचों का आकलन। कागज पेंसिल के द्वारा आकलन क्या है, समय मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। समग्र मूल्यांकन निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है और सकल आकलन को बढ़ा देता है, आकलन को सीमित करता है। कागज पेंसिल क्या है, बस एक फॉर्मेलिटीज हो गया है। तो ये क्या है, आकलन को सीमित करता है, ना कि आकलन को कोई ब्रॉड या फिर बड़ा बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर 4th होगा, आकलन को सीमित कर देता है। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि उसके प्रति संकेत करे जिससे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है। बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग बैठाए ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले, ये भी गलत है। विद्यालय सलाहकार से आग्रह करे कि वह बच्चे के अभिभावक से बात करे तथा बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहे। ये कैसे शिक्षिका है जो यानी कि बच्चा को ही हटा दे स्कूल से, उससे हटाने की बात करे। वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से वह शिक्षिका के होठ और चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। तो ये सही है। अगर बच्चा बधिर है तो क्या वो देख सकता है, देख कर समझ सकता है। ठीक है, तो वह बच्चे को इस स्थान पर बैठा जहाँ उसको ब्लैक बोर्ड भी अच्छे से दिखाई दे और शिक्षिका के ओठ और चेहरे के भाव को स्पष्ट रूप से वो देख सके ताकि उसे समझने में मदद मिले। ठीक है, तो 3rd का क्या आंसर होगा, 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। ठीक है, उन्हें कक्ष में अलग अलग स्थान पर बैठा कर ताकि वे अन्य बच्चों से मेलजोल न करें। क्या वंचित वर्ग के बच्चों को क्या अलग बैठा देंगे क्या आज भी जो ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर। तो इससे भी बच्चा क्या अलग पृष्ठभूमि वाले बच्चों को बोलेंगे कि आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, तो उससे क्या हो, वो बच्चा फिर भी वो वंचित भूमि जैसा ही महसूस करेगा कि उस तबके का है। 3rd क्वेश्चन ऑप्शन है कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर।
फिर फोर्थ को ऑप्शन है उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा कर कर उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। ये तो गलत हो गया। तो क्या है, कक्ष के प्रत्येक बच्चे की, यानी कि कक्षा में जितना भी बच्चा हो, वंचित वर्ग का हो या सामान्य वर्ग का हो, उन्हें सबकी बच्चों की आवश्यकता के अनुसार अपना क्या है, शिक्षण कौशल अपनाना चाहिए। हमें क्या है, अपने शिक्षण कौशल को बच्चे के आवश्यकता के अनुसार बदलते रहना चाहिए। चाहे कक्षा में आपका वंचित वर्ग के बच्चे हो या सामान्य वर्ग के बच्चे हो, तो क्या है, सारे बच्चे की आवश्यकता के अनुसार हमें शिक्षण कौशल अपनाना चाहिए। तो इसका क्या है, थर्ड आंसर सही होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए। ये हम कैसे डिसाइड करें कि उन्हें शिक्षा अलग कर देनी चाहिए या फिर उनका शिक्षक स्थान भी संस्था ही अलग कर देना चाहिए, या उन्हें केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा देने से क्या होगा, बस वो व्यावसायिक आगे जाके वो मैं कह सकता हूँ, मगर उसका सर्वांगीण विकास तो नहीं हो पाएगा ना। उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। ये सही है। उन्हें किसी प्रकार के शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती है। ये क्या है कि उन्हें आवश्यकता ही नहीं होगी। तो क्या है, उन्हें समावेशी शिक्षा का अनियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें सबको क्या नियमित विद्यालय और उनके आवश्यकता के अनुसार जो विद्यालय है उन्हें नियमित विद्यालय में भेजा जाता है, उन्हें अलग शिक्षा लेने की। तो समावेशी शिक्षा में क्या है कि बच्चों को अधिकार प्राप्त है कि उन्हें उनके आवश्यकता अनुसार विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। ठीक है, ताकि वो भी अपना शिक्षा ग्रहण कर सके। तो क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या है, समावेशी शिक्षा नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। परंपरागत व्याख्यात्मक विधियाँ उन विधियों को अपनाना जिसे शिक्षा मुख्यकर्ता पात्र होता है। वे विधियाँ जहाँ अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है कि ये समझिए कि चाइल्ड सेंटर्ड हो गया, जहाँ बच्चा केंद्र में हो। और जहाँ फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, अधिगमकर्ता स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए, तो शिक्षक निकाल रहे ना, अधिगमकर्ता तो नहीं निकाल रहा। परंपरागत व्याख्यात्मक सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से आप व्याख्या किए जा रहे केवल, वो भी गलत है। उन विधियों को अपनाना जिनसे शिक्षा मुख्यकर्ता पात्र होता, ये भी नहीं है। क्या है, उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस देना, तभी जाके वो क्या है, वो अपने आप को सम्मिलित समझेगा कि वे विधियाँ जहाँ अधिगमकर्ता की अपनी पहल और प्रयास सम्मिलित होते हैं, जहाँ बच्चा खुद प्रयास कर रहा हो और उसकी खुद की इच्छा हो, तो वहाँ पे उन विधियों को अपनाया जाना चाहिए, ताकि बच्चा क्या है, वो अपने आप को अच्छा महसूस कर सके और वो पढ़ सके। तो अधिगमकर्ता विधि का आशय यही होगा कि वे विधियाँ अपनाना चाहिए जहाँ अधिगमकर्ता की अपनी पहल और प्रयास सम्मिलित हो। जब तक वो स्वयं प्रयास नहीं करेगा, कितना भी पढ़ा लो वो नहीं समझने वाला। ठीक है, तो ये आंसर सही होगा। जब तक उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो फोर्थ आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए उपयोग है। ठीक है, अनुबंधन द्वारा, रटकर याद करना, अनुकरण सीखना या अर्थ निर्माण। अनुकरण तो करना से बेसिक सिखाता नहीं, फिर रटकर याद भी करना, अभी अनुबंधन ये भी नहीं होगा। तो क्या है कि अर्थ निर्माण, जब तक बच्चा किसी शब्द का अर्थ समझेगा ना, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा पढ़ने में। जहाँ उसे अर्थ समझ में आ गया, वो पढ़ने में इंटरेस्ट भी लेगा और वो आगे के लिए भी अच्छे से रेडी भी रहेगा। जब किसी भी शब्द का अर्थ आप बताएंगे तो उससे जुड़ाव महसूस करेगा और वो पढ़ने के लिए हमेशा तैयार भी रहेगा। ठीक है, तो सीखने के लिए सबसे अच्छा क्या कि अर्थ निर्माण सिखाना उसे। पियाजे वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम क्या है, शिक्षक द्वारा लिखाया जाता है और विद्यार्थी निश्चित। पियाजे वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षक द्वारा लिखाया जाता है और विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता होता है। कभी भी बच्चा निष्क्रिय नहीं होता, हमेशा एक्टिव ही रहता है। ठीक है, उद्दीपक तथा अनुक्रिया को जोड़ से होता है।
शिक्षक द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है कि चाहे उनकी भूमिका कैसी हो। तो बच्चा जहाँ एक्टिव होगा वही आंसर सही होगा। तो निष्क्रिय तो बच्चा हो नहीं सकता। फिर एक अनुक्रिया को, तो इसका आंसर फोर्थ होगा कि विद्यार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक निष्क्रिय भूमिका है। जहाँ बच्चा एक्टिव है वो आंसर आपका सही होगा, जहाँ बच्चा पैसिव होगा वो आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, जहाँ बच्चे का एक्टिव होगा वो आंसर होगा, जहाँ बच्चा सक्रिय होगा, एक्टिव होगा, जहाँ बच्चा एक्टिव होगा, जहाँ उन्हें सोचने का, कुछ करने का अधिकार दिया जाएगा, जहाँ बच्चा कुछ कर सकता है, जहाँ बच्चा ज़्यादा एक्टिविटी करता है, सहयोग करता है, तो क्या है वो आंसर आपका हमेशा सही होगा। तो यहाँ क्या शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो कि एक निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सॉरी, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जब बच्चा एक्टिव होगा, जहाँ वो कुछ कर रहा है, ग्रुप में कर रहा, सहयोग कर रहा, कोऑपरेट करके सीखता है, तो वो आंसर आपका सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता की अच्छा उदाहरण है जिसका अर्थ है कि समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक विद्यार्थी स्वयं न कर सके, उसे आधा समाधान उसे आधा समाधान दिया सॉरी उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। आधा समाधान दे देंगे तो उसे हमेशा का आदत हो जाएगा। ठीक है, उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक उसे घर नहीं जा सकता, तब तो वो और भी नहीं करेगा अगर आप ये कह देंगे तो। थर्ड है समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। एक दिन देंगे पुरस्कार तो हर बार आप उसको पुरस्कार के लालच में करेगा, जिस दिन उसे पुरस्कार ही मिले उस दिन वो कुछ करेगा ही नहीं, तो ये भी गलत है। फोर्थ है उसे यह बताने कि वह बार बार प्रयास द्वारा यह कर सकती। अगर हम कोई भी गलती कर रहे, कुछ नहीं बन रहा, तो उसे हम क्या बार बार करके उसे सीखा जा सकता है। मगर अगर आप उसे आधा हल किया हो दे देंगे तो उससे क्या है, उसे आदत हो जाएगा, तो उससे वो सीख भी नहीं पाएगा पूरे तरीके से। ठीक है, तो ये फोर्थ आंसर आपका सही है क्वेश्चन ऑप्शन, कि उसे यह बताना कि वो बार बार प्रयास के द्वारा ये कर सकते हैं। ठीक है, जब तक बच्चे को आप ये एहसास नहीं कराएंगे कि वो कर सकते हैं तब तक वो नहीं कर पाएगा। उसमें आप बच्चे पे उससे ज़्यादा विश्वास तो आपको होना चाहिए कि हाँ वो कर लेगा, तो क्या है इससे वो कर सकता है, तो वो कर लेगा। ठीक है, तो उसे यह बताना कि वो बार बार प्रयास द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, अपनी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें विविध प्रकार के कार्य परीक्षण देंगे। परीक्षा पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे। थर्ड, समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे, या कार्य और परीक्षण को एक समान सेट देंगे। तो क्या उन्हें जब तक अलग अलग तरीके से आप उन्हें कार्य और परीक्षण देंगे तभी वो इंटरेस्ट भी लेकर और करने में अच्छा भी महसूस करेगा। ठीक है, और हमेशा वो तैयार रहेगा कि कुछ भी उन्हें शैलियाँ दी जा रही है, गतिविधियाँ, तो उसमें पार्टिसिपेट भी करेगा और वो अच्छा अनुभव भी करेगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर सही होगा 12 का फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आजकल बच्चों की गलत धारणा को वैकल्पिक धारणा कहने की एक प्रवृत्ति है। इसे कहा जा सकता है बच्चों की गलती की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना, बच्चों को उनकी सोच में पौधों के समान मानना, ये भी गलत है। बच्चों को उनकी समझ में सोच में भेद करना और उन्हें अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। कभी बच्चा निष्क्रिय नहीं हो सकता, हमेशा वो क्या सक्रिय भागीदारी निभाता है। ठीक है, पहचाने कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच जो है पौधों से भिन्न होती है। ये सही है कि बच्चे क्या, हर कोई बच्चा सोच सकता है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो या बड़ा हो, कोई भी है, हर कोई बच्चे में सोचने की क्षमता होती है। हाँ, मगर हर किसी की सोचने की क्षमता एक समान नहीं होती है। हर किसी का सोचने का तरीका और सोचने की जो एज होती है वो अलग अलग होती है। तो क्या है, बच्चे सोच जरूर सकते हैं मगर उनकी जो समझ है वो पौधों से भिन्न होती है। तो थर्ड का क्या फोर्थ आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम और उचित उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना, कभी भी कंपटीशन के लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए। थर्ड है बहुपेक्षीय को उत्साहित करना और एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना। तो कभी भी हमें यानी कि एक चीज़ या एक ही तरह के तरीके को नहीं अपनाना, हमें क्या है विविध तरीके अपनाना जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, फोर्थ है व्याख्या देने के लिए प्राइवेट
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। सिर्फ लेक्चर देने से कुछ नहीं होगा। जहाँ बच्चा खुद कर रहा है, खुद करके सीख रहा है, जहाँ वो एक्टिव है वही आंसर हो सकता है। कि जहाँ बच्चे की सक्रिय भागीदारी है, जहाँ बच्चा कुछ कर रहा है, ग्रुप में करे या फिर इंडिविजुअल करे, तो वो आंसर सही है। जहाँ बच्चा एक्टिव है तो ठीक है, तो यहाँ बच्चा किस ऑप्शन में एक्टिव है तो फर्स्ट है। जहाँ चर्चा के अवसर उपलब्ध करे, जहाँ बच्चा अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करे, अपने बिना बेझिझक वो अपने विचारों को एक दूसरे से बोले। कोई भी एक समस्या हो तो अपने टीचर से, अपने सहपाठियों से बोलेंगे तो क्या हो, उसका विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। तो ये यहाँ क्या है, जहाँ उसे चर्चा के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे तो वो क्या है, उसका जो माध्यमिक स्तर है, विद्यालय का सोचने का स्तर है, वो क्या बढ़ेगा, विकास करेगा। तो इसका फर्स्ट चौथा का 14 का फर्स्ट ऑप्शन सही है कि चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। 15 क्वेश्चन है, विप्रेरणा और अधिगम के लिए अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो और सीखने के अंत निहित इच्छा हो। ये सही है। सेकेंड है, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो और बाहरी कारणों से प्रेरित हो। सही उतना नहीं लग रहा है। ठीक है, अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती, ये तो गलत है। जब तक उसे कहीं से भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा तब तक वो कुछ करने नहीं कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने में से प्रेरित होते हैं। ये भी गलत है। पुरस्कार जब एक ही समय तक काम आएगा, लंबे टाइम के लिए पुरस्कार कभी भी काम नहीं आने वाला है। फिर थर्ड क्या है कि कोई भूमिका नहीं होती अधिगम में प्रेरणा की। जब तक कोई भी व्यक्ति मोटिवेट नहीं होगा कोई भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर उसे खाना या पढ़ने कुछ भी दिया जाए, जब तक उसे उसका मन करना हो तब तक वो उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा सकता है। और सेकेंड ऑप्शन के अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो। बाहरी रूप से प्रेरित होगा एक ही समय एक ही टाइम तक हो सकता है, उसके बाद फिर वो उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा जितना वो अंदर से प्रेरित हो। तो फर्स्ट ऑप्शन का सही लग रहा है कि अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो, अंदर से मोटिवेटेड हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा। और जब तक वो सीखने की इच्छा ही नहीं रखेगा तो सीख नहीं सकता है। तो इसका आंसर फर्स्ट सही है 15 का। बाकी का 15 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करेगा जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मेरे चैनल में बहुत ही अच्छे वीडियो डाले हुए हैं, जैसे कि सोशल साइंस हो गया, CDP है, EVS है। तो अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और फिर KVS भी आ गया है, तो ये दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है भी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।